हम डिस्कस करेंगे दैट्स रिगार्डिंग काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में पहली चीज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स वो ब्रांच है हमारे पास किसका, फिजिक्स का, जो कि डील करता है स्टडी ऑफ किन के बारे में, बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में या पार्टिकल्स के बारे में इन स्पेस एंड टाइम। ठीक है ना। स्पेस का मतलब यूजुअली हम क्या लेते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन वहां पे, या 2D आप कंसिडर कर सकते हैं या 1D। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो भी पढ़ोगे आप वो मोशन के बारे में पढ़ोगे, किसी भी बॉडी की इन स्पेस एंड टाइम। अब मोशन में क्या पढ़ोगे आप, ठीक है। देखिए आप बताओगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, चाहे वेदर एवरेज हो गया इंस्टेंटेनियस। सिमिलरली एक्सेलरेशन, चाहे वो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल में देखो, चाहे आप ट्रांसलेटरी में देखो यहाँ पे, या दोनों का रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन आप देखो। ठीक है, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्पेस का जब भी हम डिस्कस करते हैं वो रीजन यूजुअली हम क्या लेते हैं, 3 डायमेंशनल पोर्शन लेते हैं, है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप मोशन डिस्कस करते हो आप वहां पे टाइम का जिक्र जरूरी करते हो, क्योंकि कोई भी रेट जो आप भी देखते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जरूरी आप देखते हो। ठीक है, अब मैकेनिक्स के हमारे पास 2 हिस्से हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स। एक हमारे पास दैट वी कॉल्ड एज, एक्चुअली जो हमें पढ़ना है, काइनेमैटिक्स। ठीक है, दूसरा हिस्सा जो हमारे पास आएगा स्टैटिक्स, तीसरा जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी डायनेमिक्स। देखिए एक्चुअली जो काइनेमैटिक्स और जो डायनेमिक्स है, एक्चुअली ये दोनों रिलेटेड है जब भी बॉडी मोशन में होगी। एक पार्ट है जहां पे बॉडी आप रेस्ट में पढ़ते हो, उसके बारे में स्टडी करते हो, दैट वी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स आपके पास वहां पे बॉडीज के बारे में पढ़ते हो, लेकिन कहां पे, जब रेस्ट में होगे। ठीक है, क्या क्या पैरामीटर्स इसके साथ एसोसिएटेड है। अब काइनेमेटिक्स आपके पास वो ब्रांच है फिजिक्स का जहां पे आप डील करते हो रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट यू डोंट बॉदर अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। आपको यहां पे जरूरी नहीं समझना है कि अगर इसकी वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेदर कोई भी टाइप की, चाहे ट्रांसलेटरी या रोटेटरी में, इसका काज क्या है। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, काज क्या है, वी डोंट केयर अबाउट दिस। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, काज क्या है, वी डोंट केयर अबाउट दिस। ठीक है, तो जहां पे आप काज के बारे में नहीं पढ़ते हो, जहां पे आपके पास काज के बारे में नहीं पढ़ते हो, उस ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। तो वहां पे भी मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे उनकी मोशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ मोशन का मतलब यही नहीं कि यहाँ पे सर रेस्ट के बारे में नहीं पढ़ते, ओवरऑल में सारा चीज आता है। ठीक है ना, बॉडी के बारे में पढ़ते हो, इसके पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हो, लेकिन अगर आपने काज को बॉदर नहीं किया, काज के बारे में नहीं पढ़ रहे हो, तब आपके पास जो ब्रांच आ जाएगा उसको काइनेमैटिक्स कहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे जरूरी समझना चाहते हो कि इसका काज क्या है, हमारे पास cause is known to you, cause is not known to you। ठीक है, तो आपके पास वो हिस्सा आ जाएगा डायनेमिक्स, ये वाला हिस्सा आ जाएगा काइनेमेटिक्स। यू नो दैट कि एक्चुअल जो हमारे पास cause होता है किसी भी मोशन का, दैट इज फोर्स। बचपन से पढ़ गए, फोर्स चेंज द डायरेक्शन, फोर्स चेंज द पोजीशन, फोर्स चेंजेस द स्पीड, है कि नहीं। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं बचपन से। तो एक्चुअली फोर्स ही वो चीज है, अब डिपेंड करता है फोर्स किस प्रकार का लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस प्लेन में लग रहा है। ठीक है, या 1D 2D या 3D में लग रहा है। ठीक है, क्या बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, फिर उसके बाद या रोटेटरी मोशन कर रही है, किस प्रकार की फिर एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, वो सारी चीजें डिपेंड करता है इसी फोर्स पे करेगा। ठीक है, आगे जाके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें जो यहाँ पे पढ़ना है दैट इज रिगार्डिंग द काइनेमैटिक्स। ठीक है, क्या चीज जरूरत हम पढ़ेंगे, ठीक है, उन चीज को हम स्किप करेंगे। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ठीक है, बॉडी क्या होती है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी इससे पहले। हमें क्या चीजें भी जरूरत है वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, मोशन इन 1D मोशन जो है ना, उस मोशन को हम क्या कहते हैं, द मोशन इन 1 डायमेंशनल, दैट वी कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन मोशन, है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है ना, अगर आपके पास बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी, या मतलब कि 1D में नहीं है, 2D में 3D, उसको हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। ठीक है ना, कोई भी कर्व आपके पास हो सकता है, इट कैन बी रैंडम। ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास ये प्लेन में कोई बॉडी या स्पेस में हो सकती है, बॉडी मूव कर रही है, बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है। बॉडी मूव करने के साथ साथ ही आपके पास ऐसी मोशन इख्तियार कर रही है कि किसी भी
पॉइंट पे इसकी कुछ वेलोसिटी हो सकती है, कुछ एक्सेलरेशन हो सकती है, कुछ वेलोसिटी हो सकती है, कुछ एक्सेलरेशन पार्टिकल की। अब आपने ऐसे क्यों बनाया, मैं समझाऊंगा, पूरी बात में समझा दूंगा। पहले मोशन 1D दैट्स कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है ना, आगे जाके डिस्कस करेंगे। आपको मालूम कि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, तब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, हम वेक्टर क्वांटिटीज को ट्रीट करते हैं एज स्केलर्स, प्रोवाइडेड कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, दूसरी डायरेक्शन को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को ट्रीट करते हैं एज स्केलर, ट्रीट करते हैं, हम नहीं कहते ये होती है, ट्रीट करते हैं। फिर एक डायरेक्शन पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, क्योंकि एक ही लाइन में चल रहे हो। ऐसा हो सकता है या तो दाएं आप जाओगे या तो बाएं, मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकते हो, ठीक है ना। अब अगर ऐसा नहीं होगा, कर्वीलिनियर मतलब 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। You are moving in a plane, that's 2-dimensional motion. You are moving in a space, that's 3-dimensional motion. We'll give an example. आप projectile motion पढ़ते हो, सर्कुलर मोशन पढ़ते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन या सर्कुलर मोशन, वो सारी मोशंस कौन सी मोशंस है, 2-dimensional मोशन, ठीक है ना। अच्छा, मोशन इन अ प्लेन पढ़ा होगा, इसी में आगे जाके डिस्कस भी करना है। साथ ही में आपने वहां पे पढ़ा होगा कि अगर आपके पास ऐसी मोशन है, मान लीजिए लेट सपोज हमारे पास गायरोस्कोप है, या हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं, इन स्पेस में जा रहे हैं, तो आप बताओगे 3-dimensional मोशन, इसके 3 पैरामीटर चेंज हो गए। 1D का मतलब ये होता है कि एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट। 2D का मतलब ये होता है 2 कोऑर्डिनेट्स आपको जरूरत है इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। 3D का मतलब यहाँ पे ये होता है 3 कोऑर्डिनेट्स आपको जरूरत पड़ेंगे। वो 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए, हम यूजुअली लेते हैं एक्स, वाई एंड जेड, कुछ भी ले सकते हो। हम यूजुअली 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो हम वहां पे वो चीज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई बॉडी मूव कर रही है, इन स्पेस कर रही है, ठीक है ना, तो स्पेस के लिए हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट चाहिए सर, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। एक एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये प्लेन हमारे पास है। कोई पार्टिकल है पी, 2 चीजें है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेसिक समझोगे काइनेमेटिक्स पूरी तरीके से आ जाएगा। एक चीज हमारे पास ये है कि देखिए, अगर बॉडी मूव कर रही है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, फिर मोशन के साथ ही आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए, अगर बॉडी मूव कर रही है, इसकी मोशन इस डायरेक्शन में है, बॉडी मूव कर रही है और इसकी मोशन इस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में मोशन, ऑलवेज वेलोसिटी विल बी इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उसी डायरेक्शन में आपके पास यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में। रिमेंबर दैट, मान लीजिए मैं चल रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी भी मेरी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। बट द थिंग इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होती है जहां से नेट फोर्स होगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास यहां पे अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन भी होगी, जरूरी नहीं है। आई विल गिव एन एग्जांपल, मैं चल रहा हूं, ठीक है, किसी ने धक्का दिया पीछे से, देखो मैं चल रहा हूं, मोशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पीछे से किसी ने धक्का दिया, अब नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आया, इसी डायरेक्शन में मेरे पास एक्सेलरेशन भी आ जाए, क्योंकि वी नो दैट कि F इज इक्वल टू ma, तो नेट फोर्स जो आपके पास आ जाएगा वो आएगा मास टाइम्स नेट एक्सेलरेशन, यही आएगा ना, मास टाइम्स नेट एक्सेलरेशन। अब इसी डायरेक्शन में मेरे पास एक्सेलरेशन भी है, लेकिन हमारे पास एग्जांपल ऐसी भी है, डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है। देखिए एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए मेरे पास मोशन इस डायरेक्शन में है, मैं इस पेन को उठा रहा हूं, तो मोशन कहां से, ऊपर, वेलोसिटी, मगर ग्रेविटी कहां से खींच रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से फोर्स कहां से आ रहा है, नीचे से फोर्स, जहां से फोर्स वहां से एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन नीचे, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आए, मींस कि पार्टिकल आपके पास ऐसा था, ऊपर जा रहा है, मान लीजिए लिफ्ट आपके पास ऊपर जा रहा है विद डिसेंडिंग एक्सेलरेशन, डिसेंडिंग स्पीड। आप नीचे जा रहे हो या तो ऊपर, एक्सेंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। लिफ्ट इज एक्सेंडिंग विद डिक्रीजिंग स्पीड, लिफ्ट इज ascending with decrease, ascending means velocity ऊपर, with decreasing speed मतलब कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे से आएगा mg, है ना, उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अगर फ्री फॉल होगा आपके पास, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं, हमें यह पता चला कि जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होगी, जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल में हो भी सकता है। तो थीटा इनके दरमियान क्या होगा, ऐसा भी हमने एक केस देखा अभी कि आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये आपस में एंटी पैरेलल हो सकते हैं, है ना, एंटी पैरेलल हो सकते, मींस यहां पे थीटा कितना होगा सर, 100। अब जरूरी है कि 180 डिग्री हो,
जरूरी है 0 डिग्री हो, कुछ और भी एंगल हो सकता है ना। तो लेट्स कॉल कि आपके पास ये पॉइंट P, पार्टिकल पॉइंट P पे है, या पार्टिकल P हमारे पास है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, कुछ इसकी एक्सेलरेशन है। अब ये 0 डिग्री पे हो सकता है, 180 डिग्री पे हो सकता है, या आपके पास यहां पे किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे हो सकता है। अब इसी एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा कि बॉडी की स्पीड क्या होगी, वेदर इट विल बी इंक्रीजिंग, वेदर इट विल बी डिक्रीजिंग, वेदर इट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, बात आई समझ? वही चीज देखेंगे। देखिए पहला केस हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आपके पास थीटा जो होगा वो होगा एक्यूट। एक्यूट के माने क्या है, थीटा का वैल्यू जो आपके पास होगा इट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिग्रीज लेस देन, चल क्या गैस क्या हो जाएगा तब ये हो जाएगा, अभी देखा 0 डिग्री पे मींस पैरेलल हो गए। अगर पैरेलल है, जहां से वेलोसिटी वहीं से नेट फोर्स वहीं से एक्सेलरेशन, बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? इंक्रीज होगी। सिमिलरली जरूरी नहीं 0 से 90 तक अगर आपने बॉडी को वहां पे फोर्स दिया इस एंगल पे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान हमेशा एक्यूट रहेगा, बॉडी की स्पीड हमेशा इंक्रीज होगी। हाँ, दो वाइल 0 डिग्री पे मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी, 30 डिग्रीज पे उतनी ज्यादा स्पीड नहीं आपके पास अटेन होगी जो कि आपके पास अटेन हो रही थी जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान कितना एंगल था, द एंगल वाज 0 डिग्री। ठीक है, तो फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा, लेकिन हमेशा बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, इसके मुकाबले में तो बहुत कम होगी बाकी एंगल्स पे। तो यहां पे हमेशा दैट इज द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, दैट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं यहां पे सर। दूसरा केस ये आ जाएगा हमारे पास, अगर आपके पास ये जो हमारे पास थीटा होगा इट इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज के माने हमारे पास यहां पे क्या है, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्रीज होगा, लेस और इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास होगा। ठीक है, तब आपके पास क्या होगा सर, अभी एक एंगल हमने देखा था 180 डिग्रीज पे, लिफ्ट वाज असेंडिंग विद डिक्रीजिंग स्पीड, तो स्पीड इसकी डिक्रीज हो रही क्योंकि जो थीटा था 180 डिग्री, 180 डिग्री थीटा, इट मींस कि आपके पास स्पीड हमेशा डिक्रीज होती जाएगी। तो ऑलवेज अगर आपके पास जरूरी नहीं अब 180 होगा, 90 से लेकर 180 तक कोई भी एंगल, 180 लेके 90 के बगैर, ठीक है, तब आपके पास वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो आपके पास डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक केस ऐसा है कि अगर आपको कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, वो चीज हमने अभी देखी। ठीक है, वो क्या हमारे पास, अगर थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, इट इज 90 डिग्री। ठीक है, तब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या रहने वाला है सर, कांस्टेंट। ठीक है, ये कितना इजी लग रहा है। ठीक है, इजी भी है ये। देखिए अब सवाल कैसे आ जाएगा, अब आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा, ये आपके पास वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्पेस जिसका आपके पास वेलोसिटी वेक्टर गिवन है 2i कैप 3j के माइनस 6k कैप, और आपके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू गिवन है इट्स इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब बताओ जब बॉडी मूव करेगी इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वेदर इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट, बताओ कैसे? शाबाश, एंगल कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर में कैसे एंगल निकालते हैं? शाबाश, वेक्टर्स में हम कैसे एंगल निकालते हैं? बताओ, वेक्टर्स में हम कैसे एंगल निकालते हैं? नहीं मालूम? डॉट प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सबसे इजी भी है। सो आपको मालूम है कि दो वेक्टर्स का डॉट कैसे करते हैं, सबसे इजी वाला a डॉट बी, दो वेक्टर्स अगर हो गए वो होता है बराबर ए बी कॉस थीटा, है ना, ए बी कॉस थीटा। अब पहले मैं डॉट निकालूंगा, ठीक है, फिर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब मुझे बता, यहाँ पे बता दो, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इनका क्या आएगा, v डॉट ए, एंड डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। यू नो दैट कॉम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर आप इसका ऑर्डर इंटरचेंज करो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट पे नहीं फर्क पड़ता है कि आप इसका ऑर्डर चेंज करो। वेक्टर प्रोडक्ट मींस कि क्रॉस पर, उस पर फर्क पड़ता है, क्या ए क्रॉस बी बराबर होता है बी क्रॉस ए के? नहीं, मैग्नीट्यूड में वो सेम हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं वहां पे। ठीक है ना, एक हो सकता है इनटू द प्लेन, दूसरा हो सकता है आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है ना, अब देखिए v डॉट ए जो आपके पास आएगा, डॉट पर कैसे करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, i वाले कोएफिशिएंट्स को i के साथ, j को j, k को k के साथ, 2 into 1 is 2, 3 -1 is -3, -6 to -12, क्या आ गया हमारे पास,
2 माइनस 3 माइनस 12, टोटल कितना आपके पास आ गया -13, ठीक है ना। देखो मुझे अब ये थीटा बीटा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्यों मुझे यहाँ पे थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, मैं डॉट प्रोडक्ट से ही बता दूंगा। अगर आपके पास डॉट आया नेगेटिव, इट मींस थीटा इज ऑब्ट्यूज। थीटा इज, पता है क्यों थीटा ऑब्ट्यूज? इसलिए क्योंकि कॉस का जो वैल्यू है ना 0 से 90 तक पॉजिटिव है। cos 0 is 1, cos 90 is 0, है ना। cos 30 डिग्री 1/2, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे 90 से ज्यादा वो नेगेटिव आ जाएगा, cos पाई इज -1, है कि नहीं। तो इसी तरह आपके पास अगर डॉट प्रोडक्ट आपके पास नेगेटिव आया, लेस देन 0 आया, इट मींस इट्स ऑब्ट्यूज। इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, स्पीड विल डिक्रीज और इंक्रीज, इट विल डिक्रीज। अब बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? सवाल जो आपके पास आ जाएगा इसी प्रकार का आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बता दीजिए स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी क्या होगी, ठीक है। बात आई समझ? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, इस टाइप कौन सी टाइप की और प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, वो ये प्रॉब्लम होगी कि मोशन इन 1 डायमेंशन, क्योंकि आप पहले हम स्टार्ट लेंगे मोशन इन 1D में, देन 2D, क्योंकि हम मिक्सड में लेंगे, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो मिक्सड में हमारे पास आ जाएगा कभी 1D कभी 2D। अब हम प्रॉब्लम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, क्या क्या चीजें हमें बोला जाएगा। पहली बेसिक चीज तो पता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सर्शन डेफिनेशन, सारी चीजें पता, थोड़ा सा वेक्टर का भी पता है। ऐसा बोला जाएगा, मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है, इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेट्स सपोज एक्स एक्सिस में, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, लेट्स सपोज 2t³ + 3t² - 6t + 9, डिपेंड करता है टाइम पे, डिपेंड करता है टाइम पे, हाँ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आपसे बोला जाएगा बता दीजिए पार्टिकल की एवरेज, सॉरी 1 सेकेंड, बता दीजिए पार्टिकल की एवरेज स्पीड कितनी है, पार्टिकल की एवरेज स्पीड कितनी है सर, बिटवीन टाइम इंटरवल t = 0 to t = 3 सेकेंड, ये बोला जाएगा एवरेज स्पीड। पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, इंस्टेंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मैंने बता दिया, हमने बताया था व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो आपको बोला जाएगा बता दीजिए 2 सेकंड पे कितना है, आपसे बोला जाएगा बता दीजिए एवरेज एक्सेलरेशन कितनी है बिटवीन वही टाइम इंटरवल t = 0 से लेकर t मान लीजिए 3 सेकेंड, और इसी तरह आपके पास बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो मैंने यहाँ वेक्टर्स यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये 1D में है, मैंने बताया इन केस ऑफ दिस मोशन 1D मोशन वी ट्रीट स्केलर्स एज, सॉरी वेक्टर्स एज स्केलर्स by taking one direction positive another negative, positive x axis negative x axis, या y axis में positive y axis negative y axis, या अगर along z axis सिर्फ आप जा रहे हो positive z axis negative z axis, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी एट t = सपोज 5 सेकेंड्स। कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए प्रोसीजर क्या मैं सिखा दूंगा। पहला तरीका ये आपके पास है, पेन को चेंज करते हैं, देखिए आपसे पहले क्या पूछा गया कि एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या आता है, एवरेज स्पीड की अगर फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे सर, जो एवरेज स्पीड आती है इट्स इक्वल, मैंने बताया जब भी एवरेज हम ऐसे करते हैं del x by del t, है ना, एंड इट्स नथिंग बट x2 माइनस बाय t2 माइनस। अब यहां पे इसका मतलब ये है व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन टाइम इंटरवल वाज, फाइनल टाइम इंटरवल इज 3 सेकंड, डाल दो इसमें 3 सेकंड, 3³ is 3 3 9 3 27, 27 × 2 is 54, तो आ गया 54 हमारे पास, ठीक है ना। 3 3 9, 9 3 27, आ गया 27 हमारे, 6 3 18, है ना, और ये 9, तो ये -9 है ना, यहाँ पे -9 इसमें से काट लो आप, यहाँ पे -9 इसमें से काटेंगे तो 18 आ जाएगा आपके पास, है ना। तो फिर 18 इसको ऐड कर दो, 64 74 72 आ जाएगा, है ना, माइनस फिर x1 0 जब डालोगे, डालो फाइनल, और ये नहीं कि 2 सेकंड पे और 1 सेकंड पे, इट्स फाइनल, और आपके पास इनिशियल क्या है, हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
इसको मैं टी, आप इसको फाइनल ऐसे एफ ये इनिशियल लिख सकते हो, टी फाइनल ये इनिशियल लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 72 अब फिर भी घर में चेक करना इसको, ठीक है ना। हो सकता है आपके पास यहाँ पे मैथमेटिकल एरर आ सकता है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन आप खुद देख लेना। माइनस फाइन इनिशियल, इनिशियल में आपको टी इक्वल 0 डालना, डालो 0 0 0 सारा 9 आ जाएगा। तो फाइनल माइनस 3 माइनस 0 3, तो 72 माइनस 9 कितना आ गया आपके पास 63, 72 माइनस 9 63 अपॉन 3, 3 2 आर 6 3 1 आर 3, तो 21 अगर ये सारा मीटर्स में, ठीक है, मुझे मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो आपके पास ये एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस बता दो कैसे निकाले। इंस्टेंटेनियस, जब भी इंस्टेंटेनियस चेंज निकालनी है तो हम क्या यूज करते हैं, डेरिवेटिव, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे ऐसे dx बाई, वही करेंगे ना, करो टाइम की सब, 3 2 आर 60 स्क्वायर, करो 3 2 आर 60 माइनस 6 टी की माइनस 6 9 की 0। अब डाल दो इंस्टेंटेनियस स्पीड किस इंटरवल पे, एट टी इक्वल टू 2 से डालो 2 2 स्क्वायर इज 4 4 6 आर 24, है कि नहीं, 6 2 आर 12 12 प्लस 24 इज 36, है ना। 36 माइनस 6 30 आ जाएगा, तो इट विल बी 30 मीटर्स पर सेकंड, ये आएगा ना, कोई कंफ्यूजन। अब सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। पहले तरीका पता होनी चाहिए लिखना क्या, देखिए एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब कि सर फाइनली क्या थी वेलोसिटी, इनिशियली क्या थी, t2 माइनस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये कहोगे ना। हाँ बता दो कैसे करें, बता दो v फाइनल। तो ये कौन सा वैल्यू है सर, ये है इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे क्या थी वेलोसिटी, डाल लो इसे, मुझे देखना है 0 से 3 तक, है ना। डालो इसमें 3 3 स्क्वायर इज 9 3 3 आर 9, है ना, 9 6 आर 54, तो 54 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसमें डालना है 3 6 3 आर 18, तो 18 आ गया हमारे पास, माइनस यहाँ पे हमारे पास 6, तो यहाँ बचा 12, ठीक है ना। 54 प्लस 12 इज 66, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 66 माइनस, ठीक है। v इनिशियल डाल दो, इनिशियल मतलब कि t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे क्या थी वेलोसिटी 0 0 माइनस 6, तो ये बनेगा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 इज 3, है कि नहीं, 60, ये आएगा 72 बाई 3, 3 2 आर 6 3 4 आर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अच्छा अब क्या निकालना है मुझे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे इंस्टेंटेनियस, तो dv अपॉन dt, ये करोगे ना, करो 6 2 आर 12t, शाबाश 6। अब मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी कब, जब टाइम का वैल्यू कितना था सर 5 सेकंड, डालो 12 5 आर 60, 60 प्लस 6 इज 66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तरीका है किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। कोई कंफ्यूजन कहीं पे आपको फिर से रिपीट करना है, देखो फिर से समझा देता हूं। आपसे गिवन हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये सारी चीजें पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी आपके पास, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी चीजें। तो पहले एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी पता है मालूम है, चेंज इन डिस्प्लेस बाय टाइम, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है, तो फाइनल टाइम इंटरवल पे क्या था डिस्प्लेसमेंट डालो, माइनस इनिशियल पे क्या था, सेम तरीका यहां पे भी इंस्टेंटेनियस के लिए डेरिवेटिव फाइंड कर दो, ठीक। कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, अच्छे से समझ आ गया। देखिए आगे बढ़े, देखिए कभी कभार आपसे ये पूछा जाएगा, देखिए आपके पास बोला जाएगा कि वेलोसिटी जो है ना, इट्स गिवन टू यू, इट्स इक्वल टू 2x, व्हाट हैपन, सो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट आपको ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए आपके पास वेलोसिटी अभी तक इट वाज अ फंक्शन ऑफ क्या, ये फंक्शन ऑफ टाइम था, तो इजीली हम एक्सेलरेशन निकालते थे, है कि नहीं। ऐसा अगर होगा कि आपके पास वेलोसिटी गिवन होगी, इट्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ठीक है। बट आपसे पूछा गया है कि बता दीजिए एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा आपके पास,
जब टाइम इंटरवल था लेट्स सपोज 2 सेकेंड्स, ठीक है, और टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू था 2 मीटर्स, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है, बता दीजिए कैसे करेंगे इसको, कैसे करें? बताओ, शाबाश। देखिए हमें मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ गिवन नहीं है, मतलब वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, यहाँ पे ये गिवन है। दूसरा हमें, चलिए ठीक है, अब एक्सेलरेशन हमें मालूम है सर, जो एक्सेलरेशन हमारे पास है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन जो हमारे पास है इट्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस टू dv by dt, तो v शुड बी अ फंक्शन ऑफ t, बट यहाँ पे तो नहीं है कि नहीं? देखो कैसे, इसको थोड़ा ऐसे लिखें, dv by dx, शायद लिख सकते हैं, हाँ इजीली लिख सकते हैं, dx dx कैंसल, अगर आप चेन रूल से आप बता दो, ठीक, व्हाट इज dx by dt, स्पीड, तो आप लिखोगे v इंटू dv by dx, तो निकल गया ना। तो कैसे लिखेंगे, v का वैल्यू 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ठीक है, करो 3 to 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। अब फाइंड करना है कब, जब, अब इसको फाइंड करना है जब t का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू, जब x का वैल्यू 2 मीटर था, हमें t की जरूरत पड़ी नहीं, बता दो क्या आ जाएगा तब, ये आ जाएगा 2 2 और 4 2 और 8 8 2 और 12, है ना, 2 डालना है ना आपको, 2 2 और 4 2 और 8 8 2 और 16, सॉरी 16, 2 2 और 4 4 6 आर 24, 6 2 और 12 माइनस 3, प्रोडक्ट में 2 2 और 4 6 24, 12 2 और 24 प्लस 6, रैंडमली मैंने ऐसे चूज किया, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सो इट विल बी 16 प्लस 12, ये आ जाएगा आपके पास 28, ठीक है ना, 28 में से 27 काट लेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना, सो इट विल बी 1 into 6, दैट विल बी 6 मीटर पर स्क्वायर। कोई बच्चा ये लिखेगा मीटर बाय मीटर स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख लेना है, अब मीटर स्क्वायर बाय मीटर, क्योंकि हमेशा यूनिट तो सेम रहने वाला है, बस यहाँ पे एक्चुअली आपके पास जो इक्वेशन गिवन थी वो इनडायरेक्ट थी, ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम निकला। ये एक दूसरा टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, बाकी इसमें जो चीजें आगे जाके प्रॉब्लम्स क्या होगी वो इंशाल्लाह हम इसमें कल देखेंगे, ठीक है, होप यू अंडरस्टूड, फाइन।